नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में। हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम समय रह गया। सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। दिखाई दे रहा है कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी पहले से ही नए तेवर और क्लेवर के साथ जनता को अपने अपने पक्ष में करने में जुटी हुई। प्रियंका गांधी मंदिर दर्शन में जुटी है तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी किसी से पीछे नहीं, वो भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी रूठी जनता से हर हाल में अपने आप को करेक्ट करना चाहती है। रूठी जनता के किसी भी वर्ग को नाराज नहीं रखना चाहती है। चुनाव से पहले ही उन्होंने न सिर्फ किसानों को मनाने के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, बल्कि प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों और बाकी की जातियों को रिझाने के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड भी कथित तौर पर खेल दिया। यूपी का मुकाबला सीधे तौर पर किन्हीं दो पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया है। ऐसे में सवाल उठता है, यूपी की जनता आखिर किन किन मुद्दों पर करेगी वोट। आज अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में क्या है मुद्दे? हिंदू मुसलमान या किसान तालिबान? किन मुद्दों पर जनता करेगी वोट? उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया। लखीमपुर खीरी में किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कार से कुचले जाने की घटना ने किसान आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीति को नया जीवन दे दिया। पहले से ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पश्चिमी यूपी के किसान पिछले 10 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं, इसलिए इस चुनाव में लोगों से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भी रूठी जनता के किसी वर्ग को नाराज नहीं रखना चाहती। चुनाव से पहले ही उन्होंने न सिर्फ किसानों को मनाने के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, बल्कि प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों और बाकी जातियों को रिझाने के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड भी कथित तौर पर खेल दिया। जानकार हाल ही में हुए प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को इसी नजरिए से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त भी उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा गया था। चुनाव के इस माहौल के बीचों बीच में अब्बाजान और तालिबान का जिक्र भी आता रहता है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में होगी। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले से ही नए तेवर और कलेवर के साथ जनता को अपने पक्ष में करने में जुट गई। प्रियंका गांधी मंदिर दर्शन में जुटी है तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी किसी से पीछे नहीं, वो भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गए। उत्तर प्रदेश का मुकाबला सीधे तौर पर किन्हीं दो पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया है, लेकिन इन सब के बीच वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। किसान आंदोलन। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग राज्यों से आए किसान महीनों से धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश की दिल्ली से लगती सीमा पर भी किसानों की वजह से आवाजाही में रुकावट। किसानों के मन में नए कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम है, उसे दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी की। किसान सम्मान निधि से भी किसानों को रिझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। बेरोजगारी। पिछले कुछ सालों से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाता आया है। इस साल भी 17 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहर समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया।
कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के दौरान गंगा किनारे जलती चिताओं की तस्वीरों ने न सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी। हालांकि राज्य सरकार ने उसे पुरानी परंपरा से जोड़कर अपना तर्क सामने रखा, लेकिन दूसरी लहर में अपनों को खोने वालों के अंदर कोरोना प्रबंधन के दौरान राज्य सरकार की नाकामी का दर्द हमेशा बना रहे। अपराध का ग्राफ। हाथरस रेप कांड, विकास दुबे प्रकरण, कानपुर के व्यापारी की पुलिस चेकिंग में मौत जैसे मामलों के बाद राज्य में हो रहे अपराध को विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश करेंगी। मुफ्त बिजली। आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है। दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी देकर 2 बार लगातार जीत की जो कहानी उसने लिखी है, उसी पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश में भी वो इस बार चुनाव मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आइए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ सुनील कौशिक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनील कौशिक जी आप ही के साथ। 22 के रण में इस बार कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके इर्द गिर्द 22 की बिसात बिछाई जा रही है? शिल्पा जी, यदि मैं पिछले चुनावों की समीक्षा करूं और आप भी करेंगे तो मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दे कुछ होते ही नहीं हैं। जिन मुद्दों को लेकर के घोषणा पत्र सरकारें जारी करती हैं, पार्टी जारी करती है, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ाई नहीं जाता है। अंत समय में आप देखोगे जाकर के शुरुआत तो बहुत अच्छे से सारी पार्टियां अपने विजन को लेकर चलती हैं, और जैसे कि लगता है कि बीच में जब पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं वही तालिबान, हिंदू, मुसलमान, तमाम ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ कहीं धर्म की बात होगी। ऐसे मुद्दे गायब बिल्कुल हो जाते हैं। न शिक्षा की बात होगी, न रोजगार की बात होगी, न स्वास्थ्य की बात होगी, न अपराधी की बात, कुछ नहीं बातें होंगी। तो अब जो 2022 के चुनाव में अभी कुछ नहीं कह सकते कि वास्तव में मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे होंगे। लखीमपुर घटना को देख करके आपने महसूस किया होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम बदला, कहाँ किन मुद्दों पर जाकर के रणनीति सारी पार्टियां बना रही थीं, और लखीमपुर घटना के बाद देखा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल ही बदल गया और पार्टियों की जो रणनीति थी किसानों को लेकर के वो बड़ा आक्रामक हो गई। और दूसरी बात आप इसमें देखोगे कि 4 जो लोग बीजेपी कार्यकर्ता मरे, एक पत्रकार, उसकी किसी भी पार्टी ने बात नहीं की। न भाजपा ने बात की, न विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों ने बात की। कहीं ना कहीं वोटर नाराज न हो जाए। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जब सब समय पीक पे आता है तब मुश्किल से तय हो पाता है कि आखिर में मुद्दे कौन से होंगे। विजय उपाध्याय जी, आपको क्या लग रहा है इस बार 22 का चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द होने वाला है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे जो सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट करेंगे और जिनके ऊपर तमाम राजनीतिक दल इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे? विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है विजय तक आवाज विजय उपाध्याय जी तक पहुंच नहीं पा रही है। उनसे संपर्क साधने की कर रहे हैं कोशिश। सुनील कौशिक जी, इस सवाल के साथ में आपके पास एक बार फिर से आते हुए क्या लग रहा है? तमाम मुद्दे आपने बताए हैं, लेकिन लखीमपुर कांड का अगर हम जिक्र करें तो क्या लखीमपुर एक तरीके से वो रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है विपक्षियों को जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगा, और इस वजह से इस पर इतनी ज्यादा सियासत हो रही है? ऐसा नहीं, अभी तमाम ऐसी घटनाएं होंगी, तमाम छोटे छोटे मुद्दों को मुद्दा बनाया जाएगा। तो अभी तो ये लखीमपुर खीरी की घटना जो है वो शुरुआत है, और देखा आपने किस तरीके से पार्टी आक्रामक रही। इसी तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में 2 दिन पहले किसानों पर लाठीचार्ज होता है, दर्जनों की संख्या में किसान घायल होते हैं, लेकिन राजस्थान में चुनाव नहीं है इस समय। तो वहां राजस्थान में बात नहीं होगी, कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा। बीजेपी भी घेरने का वहां प्रयास नहीं करेगी, चाहे वो किसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, लेकिन बीजेपी उसको मुद्दा बना सकती थी, लेकिन वहां चुनाव नहीं है। जहां जहां चुनाव होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव न होते तो लखीमपुर जैसी घटनाएं होती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दलों पर। तो ये पे कौन सी घटनाएं हुई? गोरखपुर का में आपने देखा होगा घटना जो करके पुलिसकर्मियों ने जिस व्यक्ति को मार दिया, वहां घटना कितना आक्रामक रूप लेगी। उससे पहले आप देखिए चुनावी मौसम है, इसलिए घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है।
वरना शायद वो इग्नोर हो जाती, लोगों को पता भी नहीं लगता कहाँ क्या हुआ, कब हुआ। विजय उपाध्याय जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपके मुताबिक कौन कौन से इस बार 22 के रण में वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जिनके दम पर जनता से वोट इस बार मांगे जाएंगे? देखिए, 22 के मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। अभी जो जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आज हम 4 महीने पहले हैं चुनाव के, और महंगाई है, महंगाई के साथ आप देखिए बेरोजगारी है, इसके बाद कानून व्यवस्था है, फिर किसानों का मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। इसके बाद इसके साथ ढेर सारे और मुद्दे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में कब कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर आ जाए जी। ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे अभी लखीमपुर खीरी की घटना है, इसके पहले गोरखपुर की घटना थी। तो कई बार जो तत्कालिक घटनाएं होती हैं चुनाव को, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। आपको अगर 2007 के चुनाव के पहले की निठारी घटना याद हो, पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया था। निठारी, जो नोएडा के निठारी की घटना थी, जहां बच्चों के साथ उनकी हत्या और रेप का मामला आया था जी। तो कई बार ऐसा होता है कि या फिर बसपा सरकार में सीएमओ की जिस तरह से सुबह सुबह 2 सीएमओ की लगातार हत्याएं हुई, तो एकदम से चीजें बदल गई। जो मायावती कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा ऊपर मानती थी, सबसे बेहतर अपना मानती थी, सबसे अच्छा काम मानती थी, वो पूरा पानी में मिल गया और बेकार हो गया, और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर आई, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया। तो जब सरकारें सत्ता में है तो विपक्ष की रणनीति कितनी कारगर होने वाली है वो मुद्दे के तौर पर सामने आती है। लेकिन जो मोटे तौर पे, परंपरागत तौर पे देखें तो उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के रेट्स हैं और किसानों का मुद्दा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे अभी से दिख रहे हैं। ऐसे में विजय जी, 24 के लिहाज से 22 को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और हो भी क्यों ना। उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर वो रास्ता है जहां से होते हुए दिल्ली जाया जाता है। ऐसे में विजय जी, आपको धरातल पर विपक्ष इस समय, हालांकि अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके कितना मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है, कितनी मजबूती के साथ इन तमाम मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है? लग रहा है सही जा रहा है? देखिए, विपक्ष की जो सक्रियता है ये अक्टूबर महीने से शुरू हुई है, मोटे तौर पे कहा जाए। जिस तरह से जो हम लोग मानते हैं कि सक्रिय है, अक्टूबर के पहले विपक्ष ट्विटर और जो दूसरे सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म है उस पे ज्यादा एक्टिव, हाँ, उसमें ज्यादा इनका ये मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन मुद्दे पकते रहते हैं। ऐसा है कई बार हमें पता नहीं लगता है, सोसाइटी में मुद्दे अपने तरीके से पकते रहते हैं और अपोजिशन का काम अपने तरीके से होता रहता है। क्योंकि रूलिंग पार्टी जब होती है कोई, तो उससे लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, उनको बहुत बारीकी से लोग ऑब्जर्व करते हैं। और मौजूदा सरकार के साथ भी यही है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिलके भी भाजपा को हरा नहीं पाई और बीजेपी 51% वोट ले आई। 51% बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अगर बीजेपी 51% को बनाए रख सकती है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को अजेय माना जाना चाहिए। लेकिन बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, और थोड़ा सा फर्क भी है केंद्र के चुनाव और प्रदेश के चुनाव में। तो अपोजिशन किस तरीके से चीजों को आगे ले जाएगा, प्रदेश सरकार किस तरह से मैनेज करेगी, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको कितना और परवान चढ़ाया जाएगा और कितने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। अभी से ये 24 के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 80 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा की, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है वो उससे रास्ता दिल्ली का यूपी से होके जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीजेपी जहां विधानसभा चुनाव में हारी थी, जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें लोकसभा की वो जीत गई थी। तो इस लिहाज से भी ये परंपरागत तौर पे ये कहा जाए कि विधानसभा में सरकार किसी और की और लोकसभा में किसी और की सरकार बनती दिखे या सीटें ज्यादा आ जाएं, ऐसा खुद 2014 में उत्तर प्रदेश में हुआ। सपा की सरकार थी, 73 सीटें बीजेपी जीती, और जब बीजेपी की अपनी सरकार थी, हालांकि सारा विपक्ष एकजुट हो गया, तो 64 सीटें जीती। तो ये एक मोटे तौर पे गणित है, लेकिन केंद्र का रास्ता यूपी से होके जाता है, इसलिए यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में लगी है। चलिए, समीकरण अलग थे, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना चैलेंजिंग होगा, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अपने उस वोट बैंक को मेंटेन करके रखने की, खासतौर पर किसान आंदोलन के मद्देनजर जो माहौल बना? ये सवाल मुझसे है? जी सर। देखिए, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बड़ा रीजनल है यूपी में जी। बहुत ही लिमिटेड इलाके तक है, और एक कास्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी से हम लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो
तो जाट किसानों का आंदोलन है। हाँ। तो जाट किसानों का आंदोलन है, तो जाट के साथ ही अगर वो नाराज है पूरे तौर पे, क्या बीजेपी के जो जाट कैंडिडेट होंगे क्या उनको भी वोट नहीं करेंगे? अगर उनको वोट करेंगे तो नाराजगी का कोई ज्यादा मायने नहीं रह जाता है। और 2019 के चुनाव या 17 के चुनाव में बीजेपी के जाट कैंडिडेट ज्यादा चुनाव जीते थे, तो इस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। पूरा यूपी उससे इफेक्टेड नहीं है, लेकिन किसान एक मुद्दा है। हाँ। और ये जो 3 कृषि कानून है, इसमें किसानों का बंटवारा है। कुछ किसान चाहते हैं कानून रद्द हो जाए, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो कानून के पक्ष में है। तो ये कितना असर करेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक, कुछ जिलों तक इसका असर जरूर है। सुनील कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है, और बीजेपी को किसान आंदोलन से क्या नुकसान होने की आशंका? देखो शिल्पा, जब यहाँ पंचायत के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तो सारे राजनीतिक दलों का यही दावा था जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत के चुनाव निर्णय कर देंगे किसान नाराज है या नहीं है। और किस तरीके से वोटिंग हुई कि टिकैत साहब के क्षेत्र में भी बीजेपी जीती। टिकैत साहब जिस ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं वहां भी ग्राम प्रधान बीजेपी का हुआ। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि बीजेपी से लड़ाई है कि सरकार से लड़ाई है। टिकैत बार बार कहते हैं कि हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है तो केंद्र सरकार से लड़ाई है। और तमाम ऐसे मुद्दे आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी का देखा होगा या हरियाणा का देखा होगा, जब हरियाणा में एसडीएम के आदेश पर एक किसान मर जाता है लाठीचार्ज में, तब भी वहां टिकैत साहब पहुंचते हैं। लखीमपुर खीरी में भी टिकैत साहब पहुंचते हैं। तो ये आरोप अब लगने लगे हैं कि टिकैत क्या मोहरा है किसानों का। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो बांटने का काम किया किसानों को जितने गुटों में, वो लगता है बीजेपी उसमें सफल हो रही है। और लखीमपुर खीरी के बाद तमाम मंचों से राकेश टिकैत जी का विरोध हुआ कि कहीं न कहीं आप बीजेपी के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। लखीमपुर घटना में जिस तरीके से उनकी संलिप्तता रही, रात भर रहने के बाद एक समझौता होता है, और समझौते में जिस तरीके से किसान संगठनों को आना चाहिए था वो केवल अकेले निर्णय लेते हैं वहां पर बैठ करके, तो ये एक बड़ी बात थी। तो किसान आंदोलन जो है, बीएल संतोष साहब भी पश्चिम में आए, तो संगठन महामंत्री है बीजेपी के, 24 घंटे रहे, सारे विधायकों से बात की उन्होंने, जिलाध्यक्षों से बात की, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। और उस रिपोर्ट में ये निकल के आया कि हाँ किसान नाराज हैं, लेकिन वोट जो बंटवारा होगा, जैसे लोकदल है, अभी लोकदल इस निर्णय में नहीं है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना है या भाजपा से गठबंधन करना है। भाजपा की तरफ से भी तमाम ऐसे वायदे किए जा रहे हैं जयंत जी से कि वो हो सकता है कि सपा देने को तैयार नहीं हो, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है जयंत जी को। तो ऐसा मुद्दे निकल के आते हैं और ऐसी राजनीतिक गठजोड़ होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन जब बीजेपी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि नहीं, जयंत जी को हम ही उप मुख्यमंत्री बना देंगे और गठबंधन में लड़ेंगे, 50 सीटें देने के लिए हम तैयार हैं पश्चिम में, तो कुछ और होंगे। तो अभी समय है थोड़ा सा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात करेंगे, भागीदारी संकल्प मोर्चा में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, किस तरीके से। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल इसमें वक्त लगेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा इसके लिए करना होगा इंतजार। लेकिन सुनील कौशिक जी, ऐसे में ये तो बात हुई किसान आंदोलन की, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कितनी प्रमुखता से उठाया जा रहा है प्रदेश के अंदर विपक्षियों के द्वारा? देखो शिल्पा, जितने भी मुद्दे जनता से जुड़े हैं, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि विपक्ष उन मुद्दों को जनता में कैसे सम्मिलित कर पाए, जनता की आवाज वो मुद्दे कैसे बन पाए, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। यदि कोई बयान मोदी जी की तरफ से आता है, तमाम सोशल मीडिया पे क्या देखा जा रहा है कि 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगी तब भी बीजेपी को वोट देंगे। तो ये जो चीजें हैं समझाने की और समझने की बात है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी। ट्विटर और फेसबुक से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। और ये तीनों चुनावों की हम बात करें, 2007, 2012 और 2017, तो यूपी की जनता ने दिखाया राजनीतिक दलों को कि किसी की यहाँ साही नहीं चलती है। यहाँ बार बार अलग अलग पार्टियों को पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आखिर में वो जो राजनीतिक दल वायदे करते हैं, जिस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं, उस षड्यंत्रों में सम्मिलित हो। लेकिन निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जो तत्काल में जो मुद्दे होंगे, चुनाव वहां प्रभावित होगा। लेकिन सुनील जी, देखा यह जाता है कि कई बार ऐसे सो कॉल्ड मुद्दे आ जाते हैं अचानक से, जैसे कि लखीमपुर का अभी हमने जिक्र भी किया था, कि जो असल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं, जिनके बारे में दरअसल बात होनी चाहिए, जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, उन पर तो कोई बात करता नहीं है, और अन्यथा के मुद्दे उठकर आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरा रास्ता भ्रमित हो जाता है। देखो, इसमें भी हम मानेंगे कि जनता इसमें दोषी है। कि जब इन मुद्दों पे सभाएं होती हैं तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट को आप देखिए। यदि विकास की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जनता देखता सुनती नहीं है।
और जो इस तरीके के मुद्दे होते हैं जहां बांटने की बात, धर्म के में बांटने की बात होती हो, या लखीमपुर जैसे घटना, मुजफ्फरनगर जैसे कांडों की घटना की जिक्र होता हो, कि भारत माता को डायन कहने वालों की बात होती हो, तो वहां देखो कि जनता का उत्साह बड़ा बढ़ जाता है। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि केवल उत्साह से काम नहीं चलेगा। आखिर में आपके जो मुद्दे हैं, जहां आपको परिवार चलाना है, आपको खुद चलना है, किस तरीके से व्यवसाय होंगे, किस तरीके से स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, ये जनता को समझना पड़ेगा। और विजय उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी के समय, बीएसपी के समय जिस तरह से गुंडाराज होने की बात कही जाती थी, ऐसे में बीजेपी के आने के बाद जो संदेश देने की कोशिश की गई, अपराध के ग्राफ को जिस तरह से नीचे लाने की कोशिश की गई, यह मुद्दा कहां ठहरता है? देखिए, कानून व्यवस्था यूपी में एक अस्थायी मुद्दा है, और अगर आप देखें 2001 से लेकर अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन कानून व्यवस्था वैसे के वैसे चुनौती बना के खड़ा है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा प्रदेश है। एक सीनियर IAS अफसर हैं, उनका कहना है कि इतना बड़ा प्रदेश है कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फोकस करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड में दिक्कत हो जाती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिस तरीके से जितनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए इतने बड़े प्रदेश को संभालने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें कमियां हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। एक तरीका ये भी होता है कि FIR मत दर्ज करिए, अपने आप ग्राफ कम हो जाएगा। खासतौर पे जैसे महिला से जुड़े अपराध हैं, बच्चों से जुड़े अपराध हैं, छोटी मोटी चोरियां हैं, या जो थाने के लेवल पे सिमट जाए तो शायद वो FIR नहीं होगा, तो NCRB के डेटा में भी वो नहीं आ पाएगा। एक तरीका ये भी होता है। दूसरा ये है कि आपके यहाँ अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन अपराध दर्ज जो भी हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, तो जाहिर है ज्यादा दिखेंगे। तो कई और टेक्निकल चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में बाई एंड लार्ज अगर आपने नियंत्रण किया है, कुछ आपराधिक घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो जनता उससे राहत महसूस करती है, और जनता सोचती है कि ये सरकार ठीक है। ठीक है। आप कठोरता से कार्रवाई करिए। हाँ, सुनील कौशिक जी, ऐसे में फिलहाल 22 का ये मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच मुख्यतः आप देखकर चल रहे हैं? देखो यार, हम दो महीने पहले की बात करेंगे तो भाजपा का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मुकाबला था, सीधा मुकाबला, सारे लोग मान रहे थे। हाँ। जिस तरीके से आक्रामक प्रियंका गांधी जी हुई हैं, और प्रियंका गांधी के साथ जो भीड़ है, जो किसान सम्मेलन अभी बनारस में हुआ, तो ये लग रहा है कि अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में आ गई है। तो अभी समय है, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि किस तरीके से बीएसपी और आप कहां पर स्टैंड करती हुई? जिस तरीके से सतपाल जी के रथ पर एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल सवार हुए हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। ठीक है। तो ये भी अभी समय के गर्त में है कि निश्चित तौर से कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, कौन से मुद्दे होंगे, किन पर समझौता होगा, और फ्री बिजली का मुद्दा कितना कमाल यहाँ कर पाएगा, जो आम आदमी पार्टी जिसका तड़का लगाने की तैयारी में है? नहीं, बिल्कुल मुद्दे हैं। और जो छोटा व्यक्ति है, जिसकी 10,000 15,000 रुपए जिसकी सैलरी है, या 10 पद से 15,000 रुपए जो कमाता है, उसके लिए मुझे लगता है 200-300 यूनिट बहुत काफी है। 2,000-2,500 रुपए पर परिवार में यदि बचता है, तो निश्चित तौर से ये मुद्दा होगा। ये भी भाजपा को समझना पड़ेगा। और पंजाब में आपने देखा ना कि जब आप पार्टी ने मुद्दा 300 यूनिट का कहा, तो कांग्रेस ने पहले से ही लागू कर दिया। तो हो सकता है कि बीजेपी भी इस पर मंथन कर रही है कि आप पार्टी के जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को बढ़ाने से पहले ही हम कहीं ना कहीं ऐसे आदेश कर दें, या ऐसे, यानी कि यूपी की पार्टियों को कहीं ना कहीं आपने और ज्यादा चैलेंज दे दिया है, उन्हें अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा। बिल्कुल है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल बीजेपी के लिए मर मिटने वाला चुनाव है। 2024 का चुनाव यहाँ से तय करेगा कि 2024 के चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्या कौन मुख्यमंत्री। और दूसरी आप देखेंगे कि 6 महीने पहले देखा कि मुख्यमंत्री योगी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, या तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री को हटा गया, तो उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हो रही थी। तो ये सब चीजें जो हैं क्रमानुसार चल रही हैं, और कहीं न कहीं ये जो गुटबंदी बीजेपी में थी, अब बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अब एक ऊपरी सतह पे आकर के अब एक साथ चुनाव लड़ने की जो बातें हैं कही जा रही थी, वो अब दिखने को लगी। ठीक है, विजय उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो ट्रेडिशनल पैरामीटर हैं 2022 में वो ब्रेक हो जाएंगे। जिस तरह के कास्ट इक्वेशन को लेकर अभी बात हो रही है, इस कास्ट इक्वेशन पे चुनाव नहीं होना है। चुनाव जनता के अपने जो उनकी आकांक्षाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। मुद्दों पे बहस जरूर होगी, लेकिन जो वोटिंग होगी वो अलग पैटर्न पे होने की संभावना दिख रही है। जो अभी जिस तरह से कास्ट और रिलीजन का इक्वेशन बनाया जा रहा है, वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2007 से लेकर हर चुनाव में आप देखिए जातिवादी राजनीति को जनता ने नकारा है। तो एक गुड गवर्नेंस के लिए वोट पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय उपाध्याय जी, आपका भी सुनील कौशिक जी, आपका भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये तो बस अभी एक शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे मुद्दे आने बाकी है। ऐसे में अंतिम समय में कौन सा मुद्दा किस मुद्दे पर पड़ेगा भारी, जो जनता के वोट को खींच पाने में हो पाएगा कामयाब, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।